Hello, aspirants. Welcome to daily news analysis of The Hindu and Indian Express. Today, the date is 24th June, so let's get started. Now, सबसे पहले अभी तक हम क्या कर चुके हैं? हमने 1 जून से अपना न्यूज़ डिस्कशन शुरू किया था। तो मैंने आपको FCRA के रिस्पेक्ट में तैयार करवा दिया था अबाउट 2010 में क्या हुआ था और इसमें 2020 में क्या इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट्स लाए गए थे। ठीक है, तो ये इतना हम लोग वहाँ तक कर चुके थे। अब इसमें फर्दर अमेंडमेंट्स लाए गए हैं जिसमें कुछ कैटेगरीज ऐड कर दी गई हैं। दैट मीन्स अब जो NGOs होंगे वो सिर्फ इन्हीं 5 कैटेगरीज में वर्क कर सकते हैं: एजुकेशनल, इकोनॉमिक, रिलीजियस, सोशल एंड कल्चरल। दैट मीन्स कि जितने भी वर्क होते थे, कोई कहता है कि हम रिसर्च इंस्टीट्यूट चला रहे हैं, कोई कह रहा है हम सिविल अवेयरनेस, स्किल डेवलपमेंट, इन पे काम कर रहे हैं, तो गवर्नमेंट ने कहा है कि आप कैटेगराइज कर दीजिए, आप जो भी फंक्शन कर रहे हो उसको इन 5 कैटेगरीज में। ओके, तो यहाँ पर सरकार ने कहा है दैट NGOs वांटिंग टू एक्सेस फॉरेन फंड्स दे मस्ट नाउ स्टिक टू ए लिस्ट ऑफ एक्टिविटीज स्पेसिफाइड बाय द सेंटर। ओके, तो इसके लिए ज़रूरी है कि आप वो लेक्चर ज़रूर देख लें जो पुराने अमेंडमेंट्स हुए हैं, क्योंकि वो इम्पॉर्टेंट थे, उसके आगे ही ये प्रोग्रेस हुई है। ओके, आपको व्हाट्सएप का जो चैनल है अपना, उस पर आपको सारी पुरानी PDF पड़ी हुई हैं न्यूज़पेपर की, उसमें देख लीजिएगा किस दिन मैंने आपको कराया था वो, बिकॉज आई डोंट रिमेंबर द एग्जैक्ट डेट। Now, NGOs seeking the foreign funding, they are required to register under one of the 5 permitted categories जो यहाँ पे दी हुई हैं। NGOs now must disclose their activities and also the geographical scope, जिस एरिया में वो काम कर रहे हैं, उनकी वेबसाइट्स, उनके सोशल मीडिया अकाउंट्स एंड पब्लिकेशंस, एंड दे मस्ट पे सेपरेट फीस फॉर ईच कैटेगरी। दैट मीन्स अभी तक यहाँ पे बस आपने एक बार अपनी फ़ीस वगैरह पे कर दी, रजिस्ट्रेशन फ़ीस एंड ऑल, और आप इनमें से सभी एक्टिविटीज़ में वर्क कर रहे थे। लेकिन अब आप इन 5 एक्टिविटीज़ में अगर सपोज़ 3 में वर्क करना चाहते हो तो आपको अलग अलग फ़ीस पे करनी होगी। ओके, प्रीवियसली देयर वॉज अ प्रोविजन ऑफ सिंगल फ़ी। नाउ द एग्जिस्टिंग रजिस्ट्रेशंस मस्ट कंप्लाई विद द चेंजेस विद इन द नेक्स्ट ईयर, और जो एग्जिस्टिंग NGOs हैं उन्हें 1 साल के अंदर कंप्लाई करना होगा। मैं आपके साथ पुराने अमेंडमेंट्स रिवाइज नहीं कर रहा हूँ क्योंकि अभी थोड़े दिन पहले ही हमने किया था। ओके, अगर आपने हैंड रिटन नोट्स बनाए होंगे तो उसमें आगे ऐड कर लो, और नहीं बनाए हैं तो अब बना लो एटलीस्ट, क्योंकि हैंड रिटन नोट्स ही अल्टीमेटली काम आएंगे आपको। आप जितनी मर्जी PDF पढ़ते रहो, आपने बच्चों के पास देखा होगा, उनके पास मंथली मैगजीन्स, बुक्स और इन सब का माउंटेन बन जाता है, उनकी हाइट से ज़्यादा बुक्स और मटेरियल है उनके पास। लेकिन अगर उन्होंने हैंड रिटन नोट्स बना के पढ़ाई की होती तो ये नौबत नहीं आती कि आपका इतना मटेरियल इकट्ठा होता जिसको रिवाइज़ करना भी नियरली इम्पॉसिबल है। नाउ दी अमेंडेड रूल्स, इन्होंने एक और चेंज किया है, इन्होंने NGO की डेफिनेशन को और ज़्यादा ब्रॉड कर दिया है। की फंक्शनरीज में उन्होंने सिर्फ ऑफिस बियरर्स और डायरेक्टर्स के अलावा बाकी भी इन सबको भी मिलाया है, बट अगेन नॉट इम्पॉर्टेंट कि आप ये चीज़ें याद रखें। एसोसिएशंस हैविंग फॉरेन नेशनल्स as key functionaries will ordinarily not be considered eligible for registration or prior permission unless स्पेसिफिकली परमिटेड बाय द सेंटर। तो ये भी एक चेंज होगा कि यहाँ पर जो फॉरेन नेशनल, चाहे वो सिर्फ अगर वो पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन है तो ठीक है, लेकिन उसके अलावा जो फॉरेन नेशनल्स हैं उनको स्पेसिफिकली परमिशन लेनी होगी सेंटर से। और ये सब किया गया है टू ब्रिंग द यूनिफॉर्मिटी इन फॉरेन कंट्रीब्यूशन फॉर्म्स टू अवॉइड द डुप्लीकेशन, बट अगेन दिस पॉइंट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट। आपको सिर्फ इस पूरे न्यूज़ में से अपने पुराने नोट्स में इतना सा ऐड करना है दैट नाउ दे हैव टू स्टिक टू अ स्पेसिफाइड लिस्ट ऑफ कैटेगरीज स्पेसिफाइड बाय द सेंटर। ओके, और इन सब के लिए अलग अलग रजिस्ट्रेशन फ़ीस देनी होगी। बस इतना सा चेंज किया गया और कुछ नहीं। IMO पे हमने शॉर्ट नोट तैयार कर लिया था अपने प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से। ओके, और प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से जब मैं बोल रहा हूँ तो उसका मतलब ये नहीं है कि बहुत ही छोटा शॉर्ट नोट, नहीं, हमने इसके जितने, देखिए मैं अपने एक्सपीरियंस से जो भी पॉइंट्स मुझे लगते हैं कि वो IMO में आपसे पूछ सकता है MCQ फॉर्म में, वो उस हिसाब से मैं आपको नोट्स प्रोवाइड करता हूँ। ओके, तो ये सब चीज़ें टेलीग्राम चैनल पर आपने देखी हैं ऑलरेडी। विजय गवर्नमेंट मूव सुप्रीम कोर्ट ऑन रो ओवर द लाइटनिंग लैंप इन तमिलनाडु हिल। अब देखिए यहाँ पे एक टेम्पल का कुछ केस चल रहा है, अगेन वही हिंदू मुसलमान वाला एंगल है, लेकिन मैंने ऑलरेडी आपको प्रीलिम्स रिवीजन के टाइम भी टेलीग्राम पे जो पोस्ट डाली थी उसमें ये इशू पूरी तरीके से कवर है। ओके, मैंने पूरा डिटेल में उस इशू को एक्सप्लेन किया था, तो आप टेलीग्राम चैनल पे जाके देख लीजिएगा कि इस टेम्पल का क्या इशू था। आप बस इस कीवर्ड से सर्च कर लीजिएगा,
करती गई दीपम। अभी मैं पूरा टॉपिक एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ आपको, अगेन वो सेक्युलर फैब्रिक हिंदू मुसलमान वाला एंगल है, बट इसको टेलीग्राम से वो पोस्ट एक बार पढ़ लीजिएगा ताकि आपको क्लियर हो कि ये मैटर क्या है आफ्टर ऑल। ओके, सो आई एम नॉट गोइंग इनटू दिस क्योंकि हम ये पहले कर चुके हैं। जी राम जी को, इसको मैंने डिटेल में डिस्कस ऑलरेडी कर दिया है आपके साथ ब्रेनस्टॉर्मिंग में, और मैंने आपके साथ 10th शेड्यूल एंटी डिफेक्शन का भी टॉपिक डिस्कस कर दिया है ब्रेनस्टॉर्मिंग में, प्रीलिम्स और मेंस पॉइंट ऑफ व्यू दोनों से। ओके, दोनों से आप इन पे आने वाले क्वेश्चंस हैंडल कर लोगे वो ब्रेनस्टॉर्मिंग के दोनों लेक्चर देखने के बाद। ओके, नेक्स्ट हम लोग चलते हैं अभी आज के टॉपिक्स पर। ये किरण मजूमदार शॉ ने लिखा है, इतना कुछ ज़्यादा नॉलेजेबल आर्टिकल नहीं है, बस कुछ चीज़ें हैं जो आपको शायद ऑलरेडी पहले से पता भी होंगी। पहले यहाँ से ये कोट उठाइए, इन्वेंशन अलोन इज़ नॉट इनफ, द ट्रू मेजर ऑफ टेक्नोलॉजिकल सक्सेस लाइज इन स्केलिंग द इनोवेशन इनटू ग्लोबली कॉम्पिटिटिव एंटरप्राइज। अब पता है वर्ल्ड ने जब स्टीम इंजन और ये सब चीज़ें बनी ना, ये सब पहले से था, लेकिन वहाँ पे जब टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ वगैरह डेवलप हुई मैनचेस्टर में अक्रॉस द इंग्लैंड, तब उन्होंने कहा कि नहीं यार, हम ये जो स्टीम है ना इसको यूज़ कर सकते हैं अपने टेक्सटाइल के प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए, और यही आगे चल के रेलवेज़, क्योंकि फिर आपने प्रोड्यूस तो कर ली, अब आपको ट्रांसपोर्ट करनी है तेज़ी से। तो इन्होंने अपने प्रॉफिट जो बनाना था, अपना प्रोडक्शन जो बढ़ाना था, उसको लेकर उन्होंने क्या किया कि जो टेक्नोलॉजीज़ थी इनको स्केल अप किया। स्केल अप किया कि आपने इनोवेशन तो कर लिया है, लेकिन अब इसको हमें स्केल अप करना है इसको एक कमर्शियल प्रोडक्ट में, और उस कमर्शियल प्रोडक्ट से उन्होंने ग्लोबली वो कॉम्पिटिटिव ब्रांड्स बनाए। ओके, सो दैट व्हाट शी इज सेइंग, इनोवेशन अलोन इज नॉट इनफ, द ट्रू मेजर ऑफ टेक्नोलॉजिकल सक्सेस लाइज इन स्केलिंग द इनोवेशन इनटू ग्लोबली कॉम्पिटिटिव एंटरप्राइज। ओके, अब सेमीकंडक्टर की अगर बात करें तो इंडिया शायद वन ऑफ द अर्लीस्ट था जिसने ये समझा था कि सेमीकंडक्टर बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है आगे चल के, और हमने इस्टेब्लिश किया था सेमीकंडक्टर कॉम्प्लेक्स लिमिटेड इन 1970s। फिर भी हम पीछे रह गए, और ताइवान की TSMC या साउथ कोरिया की सैमसंग, ये सब हमसे बहुत ज़्यादा आगे निकल गए। ओके, साउथ कोरिया में ये जो बड़े बड़े ब्रांड्स हैं ना, इनको कहते हैं चायबोल। तो क्या इनको फेवर गवर्नमेंट ने किया? यस किया, लेकिन अलग तरीके से किया था, इंडिया की तरह नहीं कि डोमेस्टिक मार्केट कैप्चर करने में आपकी मदद की हो, नहीं, इन्होंने इनको यहाँ पर इंसेंटिव्स दिए थे कि आपको जो इंसेंटिव्स चाहिए हमसे ले लो और जाओ और एक्सपोर्ट प्रमोशन करो और ओवरसीज़ का मार्केट कैप्चर करो। ओके, और ये वर्ल्ड के बेस्ट ब्रांड बनाने में साउथ कोरियन गवर्नमेंट या जापानीज़ गवर्नमेंट ने भी यही किया। इन लोगों ने इस तरह के बड़े बड़े बिजनेस हाउसेस स्टैब्लिश किए जिन्होंने वर्ल्ड ओवर मार्केट को फ्लड किया। अब वो इंसेंटिव्स किसी भी तरह के हो सकते हैं, वो अलग अलग तरह की सब्सिडीज़ हो सकती हैं। फॉर एग्जांपल आपको लैंड दे दिया जाएगा सस्ते में, ठीक है, आपको इलेक्ट्रिसिटी सस्ते में दे दी जाएगी ताकि आपके प्रोडक्ट की जो इनपुट कॉस्ट हो वो कम से कम हो। उसके बाद आपको पब्लिक सेक्टर बैंक से लोन नियर ज़ीरो इंटरेस्ट पे दे दिया जाएगा। इन सब से क्या फ़ायदा होगा कि इन कंपनीज जो प्रोडक्ट बना रही हैं उसकी इनपुट कॉस्ट क्या होगी? कम, और फिर वो चीप प्रोडक्ट, क्योंकि वो सस्ता बना है, चीप प्रोडक्ट को फ्लड कर दिया इन लोगों ने US के मार्केट में, यूरोपियन यूनियन के मार्केट में, एशिया के मार्केट में। हमने भी ये सारे बेनिफिट दिए, लैंड, इलेक्ट्रिसिटी, लोन, ये सब दिया हमने, अडानीज़ को दिया, अंबानीज़ को दिया, लेकिन हमने क्या किया, सरकार ने कुछ ऐसी पॉलिसीज अपनाई कि उन्होंने डोमेस्टिक मार्केट कैप्चर करने पर ध्यान दिया। वो डोमेस्टिक मार्केट कैप्चर करने में लगे रहे, ओवरसीज़ मार्केट, एक्सपोर्ट्स पर इन पे ध्यान दे ही नहीं पाए। क्यों? क्योंकि उन लोगों ने कभी इन्वेस्ट नहीं किया था किसी भी टेक्नोलॉजी टाइप के प्रोडक्ट में, जबकि सैमसंग और LG, ओनिडा, ये सब ने क्या किया था, इन्होंने टेक्नोलॉजी में अपना टाइम दिया था और इनोवेट किया था, इनोवेशन। सो अल्टीमेटली प्राइवेट सेक्टर काम कर रहा था इनोवेशन पे, सरकार काम कर रही थी उनको इस तरह के इंसेंटिव देकर एक पॉलिसी में, और जब इनोवेशन और पॉलिसी दोनों मिलती हैं तब जाके प्रोडक्ट क्या होता है, कमर्शियलाइज, और वो कमर्शियलाइज जब होता है तब जाके वो बनता है ग्लोबल ब्रांड जो मार्केट कैप्चर करता है। और आप बिलीव नहीं करोगे कि साउथ कोरिया में सिर्फ तीन कंपनीज ही अगले 3 साल में करीब $350-450 बिलियन तक का टैक्स पे करने वाली हैं। ये उनकी कंट्री का 50% डेट है। ओके, तो जब इतने बड़े बड़े ब्रांड बनते हैं तो अल्टीमेटली सरकार को भी फ़ायदा होता है, जनता को भी फ़ायदा होता है, क्योंकि उतना एम्प्लॉयमेंट जनरेशन हुआ और फिर टेक्नोलॉजी में भी आप आगे निकलते हो। लेकिन हमारे यहाँ पर क्या है, हमारे यहाँ बिजनेसमैन नहीं होते, हमारे यहाँ ट्रेडर्स होते हैं, सस्ता खरीदेंगे महंगा बेचेंगे।
तो वो लगे रहते हैं डोमेस्टिक मार्केट कैप्चर करने में। इसलिए हम लोग कभी इस तरह के चाय बोल्स या इस तरह के बड़े ब्रांड्स नहीं बना पाए। ओके, ये हमारा सबसे बड़ा फेलियर रहा है। अब इसी में एक और फेलियर जोड़िए, हमारी जो एसएमएस होती हैं, एमएसएमएस, इनमें हमारे यहाँ करीब 80-90% तो सिर्फ माइक्रो लेवल पे रह जाती हैं। क्यों रह जाती हैं? क्योंकि हमने कुछ कैटेगराइज ही इस लेवल से कर रखा है कि आपके जितने भी इंसेंटिव्स हैं, आपके इंसेंटिव्स कम होते जाएंगे जैसे जैसे आपका ऑर्गेनाइजेशन ग्रो होता जाएगा। माइक्रो से आप मीडियम बनो, स्मॉल बनोगे, स्मॉल से मीडियम बनोगे, मीडियम से लार्ज बनोगे, तो आपके इंसेंटिव्स डिक्रीज होते जाते हैं जैसे जैसे आप ग्रो होते जाओगे। तो ये कंपनीज़ क्या करती हैं, छोटी छोटी कंपनीज़, ये हमेशा माइक्रो ही रहना चाहती हैं। मैं छोटी छोटी एमएसएमएस की बात कर रहा हूँ। अगर उसका बिजनेस बढ़ रहा होगा तो वो अपनी एक और ब्रांच खोल देगा और उसको भी माइक्रो ही बना के रखेगा। तो हमारी कुछ फिजिकल पॉलिसीज़ भी इस तरीके की हैं जो ठीक नहीं है। ओके, तो सेमीकंडक्टर में हम अर्ली स्टार्टर थे, लेकिन उसके बाद भी हम पीछे रह गए। ताइवान की कंपनीज़, साउथ कोरिया की कंपनीज़, ये हमसे ज़्यादा आगे निकल गई। क्यों? क्योंकि हम फेल हुए यहाँ पर। हमारे प्राइवेट सेक्टर ने कोई इनोवेशन नहीं किया। गवर्नमेंट ने तो पॉलिसी सपोर्ट दिया, लेकिन उस पॉलिसी का इन्होंने मिसयूज़ किया टू कैप्चर द डोमेस्टिक मार्केट रादर दैन बिल्डिंग अ ग्लोबली कॉम्पिटिटिव प्रोडक्ट। India failed to translate its early lead into globally competitive manufacturing ecosystem. Reasons: limited capital, प्राइवेट सेक्टर के पास उतनी कैपिटल नहीं थी उस वक्त 1970s में। inadequate स्केल, उतना बड़ा मार्केट भी नहीं था। इनकन्सिस्टेंट पॉलिसी सपोर्ट, सरकार कभी सपोर्ट कर रही थी कभी नहीं कर रही थी। एंड एन इनवर्ड लुकिंग पब्लिक सेक्टर अप्रोच। ये जो पब्लिक सेक्टर का अप्रोच है कि हमें हमेशा सेफ खेलना है, ठीक है। हम लोग कितना स्पेंड कर रहे हैं अपने यहाँ पर रिसर्च एंड डेवलपमेंट में? जस्ट 0.2%। ग्लोबली कितना हो रहा है? 2%। चाइना कितना कर रहा है? 3%। इसराइल कितना कर रहा है? 6%। ओके, लेकिन हम लोग रिसर्च एंड डेवलपमेंट में बहुत कम इन्वेस्ट कर रहे हैं क्योंकि वी लाइक टू प्ले सेफ। हम लोग रिस्की प्रोजेक्ट्स में, जिनमें फेलियर के चांसेस ज़्यादा हों या जिनमें जेस्टेशन पीरियड ज़्यादा हो, जिस प्रोडक्ट को कमर्शियलाइज होने में वक्त बहुत ज़्यादा लगेगा, हम उनमें इन्वेस्ट नहीं करते हैं। हमारा प्राइवेट सेक्टर भी उनमें इन्वेस्ट करना पसंद नहीं करता है। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि हमने कहीं पे कोई सक्सेस हासिल ही नहीं की है, हमने की है। फॉर एग्जांपल फार्मास्यूटिकल्स में वी हैव बिकम द फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड। वैक्सीन प्रोडक्शन में हम लोग सबसे आगे हैं। वी हैव स्केल्ड इंडिजिनस मैन्युफैक्चरिंग टू अचीव द ग्लोबल डोमिनेंस। सबसे ज़्यादा दवाइयाँ हमारे यहाँ बनती हैं। वो अलग बात है कि एपीआई यानी कि इसके इंग्रेडिएंट्स, रॉ मटेरियल के लिए हम लोग डिपेंडेंट हैं चाइना पर, यूरोप पर। ओके, दैट इज़ वन थिंग। सेकेंड इज़ कि जो ब्रेक थ्रू होते हैं दवाइयों में, इनोवेशन में, ओके, वो भी इंडिया में नहीं होता है। इंडिया से उनको, जैसे कोविड के टाइम पे ऑक्सफोर्ड ने बना के दे दिया था फॉर्मूला, फिर उसके बाद हमने मैन्युफैक्चरिंग शुरू कर दी। तो जो ब्रेक थ्रू इन्वेंशन होते हैं वो भी हमारे यहाँ नहीं हो रहे हैं अभी फार्मास्यूटिकल्स में। ओके, तो ये दो चीज़ों ने हमें थोड़ा और पीछे होल्ड कर रखा है, वरना फार्मास्यूटिकल्स में हम काफ़ी अच्छा कर रहे हैं। डीपीआई में वी हैव अचीव ग्रैंड सक्सेस इन द नेम ऑफ आधार एंड यूपीआई। प्रूवन दैट टेक प्लेटफॉर्म्स डिजाइन फॉर स्केल कैन डेमोक्रेटाइज द सर्विसेज लाइक फाइनेंशियल इंक्लूजन एंड कैन ट्रांसफॉर्म ए नेशन। डेफिनेटली एक टाइम था जब पी चिदम्बरम जैसे नेता कहते थे कि आप क्या चाहते हैं कि लोग 12 रुपये 13 रुपये की सब्जी खरीदेंगे, ऑनलाइन पे करेंगे, बट आज कर रहे हैं। ओके, वो सच हुआ। तो ये भी हमारी सक्सेस का सबसे बड़ा एग्जाम्पल है अलॉन्ग साइड फार्मास्यूटिकल्स। फिर स्पेस और स्ट्रैटेजिक टेक्नोलॉजी में भी हमने सक्सेस हासिल करके दिखाई और इंडिजिनसली की है अपने दम पर। चंद्रयान मिशन, मंगलयान मिशन, परम सुपर कंप्यूटर्स। तो इसने बताया, अब परम सुपर कंप्यूटर्स क्या था? पहले हमने इंपोर्ट किए थे कुछ, फिर उसी को हमने, जिसको मैं फ्रूगल इंजीनियर इनोवेशन कहते हैं हम, जुगाड़ कल्चर, ठीक है, उसी को हमने रिवर्स इंजीनियरिंग किया और खुद एक कंप्यूटर्स बनाना सीखे और हमने बनाए, ठीक है, इंडिजिनसली। सो इट प्रूव दैट फ्रूगल इनोवेशन कैन को एग्जिस्ट विद वर्ल्ड क्लास एम्बिशन। हमने अपने वर्ल्ड क्लास एम्बिशन के साथ साथ ये फ्रूगल इनोवेशन में भी सक्सेस होकर दिखाया, ठीक है। तो ये कुछ हमारे सक्सेस के मॉडल्स हैं। लेकिन अब ये जो डोमेन है इसमें हम अभी भी पिछड़ते जा रहे हैं। अब मैंने आपसे कुछ दिन पहले डिस्कस किया, तब भी कहा था कि ये जो आत्मनिर्भर के नाम पर हम लोग एक आइसोलेशनिस्ट अप्रोच अपना रहे हैं, ये ठीक नहीं है। क्योंकि इसकी वजह से हम लोग ये सोच रहे हैं कि सब कुछ हम लोग खुद ही कर लें, वो हो नहीं पा रहा है और हम लोग पिछड़ते जा रहे हैं। फॉर एग्जांपल रोबोटिक्स में आज चाइना में 80% रोबोट्स बनते हैं, मैन्युफैक्चर होते हैं, इंडिया कहीं स्टैंड नहीं करता। ओके, इवन हम तो अडॉप्ट भी नहीं कर पा रहे हैं, हमारे यहाँ बहुत ही कम अडॉप्शन रेट है अभी रोबोटिक्स में। अच्छा, यहाँ पे कुछ कीवर्ड्स लिखे हैं मैंने आपके लिए जो आप अपने आंसर में यूज़ करेंगे। फ्रूगल इनोवेशन विद वर्ल्ड क्लास एम्बिशन, ठीक है, तो ये दोनों को एग्जिस्ट कर सकते हैं साथ साथ। सेकंड इज स्केलिंग इनोवेशन इनटू कमर्शियल एंटरप्राइज, उसके बिना इनोवेशन किसी काम का नहीं है। डेमोक्रेटाइजिंग द इंटेलिजेंस,
जैसे हम AI के रिस्पेक्ट में आज बात कर रहे हैं, हमें डिसेंट्रलाइज मॉडल्स बनाने चाहिए, लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स बनाने हैं, लेकिन इंडिजिनसली बनाने हैं और अपनी जो लोकल ज़रूरतें हैं उनके हिसाब से बनाने हैं। इंडस्ट्रियल इकोसिस्टम वर्सेस इंस्टीट्यूशनल आइसोलेशन, क्योंकि हमारे यहाँ इंडस्ट्रीज़ और इंस्टीट्यूट्स हमारे उनमें कोई लिंकेज नहीं है। ठीक है, तो ये कुछ कीवर्ड्स हैं जो आपके आंसर्स में अगर दिखते हैं तो मार्क्स जल्दी भी मिलते हैं और अच्छे मिलते हैं। चलो AI में देखो, इंस्टेड ऑफ जस्ट बिल्डिंग द large language models, we should focus on making intelligence cheaper and more accessible, that is decentralized. It aimed to democratize the intelligence via low cost energy efficient AI models tailored for local needs. Okay. क्वांटम कंप्यूटिंग में हम बहुत पीछे हैं। चाइना ने कई साल पहले क्वांटम सैटेलाइट लॉन्च कर दी थी जो कम्युनिकेशन कर रही है एनक्रिप्टेड फॉर्म में मतलब इनमें यह होता है कि क्वांटम सैटेलाइट से भेजा गया डेटा, अगर उसमें एक भी पार्सल किसी ने हैक कर लिया बीच में और वो पार्सल डिस्टर्ब हो जाएगा तो वो कम्युनिकेशन पता चल जाता है कि इसको हैक करने की कोशिश की जा रही है। मतलब क्वांटम सैटेलाइट्स के बीच का कम्युनिकेशन सबसे ज़्यादा सेफ है और चाइना पहला देश बना था जिसने क्वांटम सैटेलाइट लॉन्च की थी। फोकस हैवीली ऑन रिड्यूसिंग द इंफ्रास्ट्रक्चर कॉस्ट एंड डेवलपिंग द प्रैक्टिकल स्केलेबल एप्लीकेशन इन हेल्थ केयर। और पता है ये एक सेक्टर है जिसमें हम बहुत अच्छा कर रहे हैं। हेल्थ केयर में हमने AI अडॉप्शन, क्वांटम कंप्यूटिंग का अडॉप्शन हमने हेल्थ केयर में बहुत अच्छे से किया है और काफ़ी इंप्रूवमेंट कर रहे हैं हम उसमें। मटीरियल साइंस, क्लाइमेट मॉडलिंग, ड्रग डिस्कवरी एट्सेट्रा। स्पेस में हमने लॉन्च कैपेबिलिटीज़ अपनी शो कर दी है, ठीक है, कि हम कर सकते हैं, हर तरह की चीज़ कर सकते हैं। हमने अच्छे अच्छे लॉन्च व्हीकल बना लिए, हमने सक्सेसफुली करके भी दिखाया। बट इट्स नाउ टाइम टू ट्रांजिशन द लॉन्च कैपेबिलिटीज़ टू नेक्स्ट जेन इंफ्रास्ट्रक्चर। इंडिया शुड लीड कॉन्वर्सेशन ऑन स्पेस बेस्ड डेटा सेंटर। अब मैंने आपके साथ एक वीडियो किया था, उसमें मैंने आपसे कहा था कि ये जो डेटा सेंटर हैं, ये अगर आप ज़मीन पे बना रहे हो तो आपको वाटर की भी इशू आएगी, आपको इलेक्ट्रिसिटी की भी इशू आएगी, और तीसरा ग्रीन हाउस गैस एमिशंस, ठीक है, कार्बन फुटप्रिंट, ये 3 इसके साइड इफ़ेक्ट हैं। अब चाइना ने क्या किया है कि उसने एक डेटा सेंटर बनाया है अंडर द ओशियन। उससे क्या फ़ायदा हो रहा है? पहला, वो इलेक्ट्रिसिटी वहीं वेव एनर्जी के थ्रू जनरेट कर रहा है। ओके। दूसरा, कूलिंग ऑलरेडी होती ही रहती है क्योंकि समुद्र के अंदर ही है, तो पानी से पूरी कूलिंग भी होती रहती है और ना हीट रिलीज़ हो रही है, तो कोई ग्रीन हाउस गैस एमिशंस नहीं हो रहे हैं उसमें। तो चाइना ने ओशन के अंदर एक डेटा सेंटर बनाया बहुत बड़ा। होंगे उसके भी कुछ साइड इफेक्ट, डेफिनेटली होंगे, बट उसने लैंड पे नहीं बनाया है। तब मैंने आपके साथ डिस्कस किया था कि इसी तरह के डेटा सेंटर अगर स्पेस में बना दिए जाएंगे तो भी ये प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है। ओके, क्योंकि आप जो हीट वहाँ पे एमिट हो रही है वो स्पेस में ही जा रही है, वो वापस ऐसा नहीं आ रहा है कि धरती की तरफ आ रही है और धरती का जो टेम्परेचर उस पर असर करेगा, नहीं। और ये मैं ऑलरेडी आपके साथ कर चुका हूँ ये वीडियो कि अगर हम स्पेस में डेटा सेंटर्स बनाएं तो उसके क्या बेनिफिट हो सकते हैं, ठीक है। तो इंडिया को लीड करना चाहिए इस चीज़ में कि हम स्पेस बेस्ड डेटा सेंटर पे बात करें। इलॉन मस्क की कंपनी है, वो ये सब कर रही हैं, बट इंडिया से अभी ये उम्मीद करना थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा। पावर्ड बाय कंटिन्यूस सोलार एनर्जी, ऑर्बिटल कंप्यूटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड क्वांटम कम्युनिकेशन नेटवर्क। तो ये सारा इन्होंने बताया है कि हमें फ्यूचर में अब इस चीज़ पे ध्यान देना चाहिए, हमें पीछे नहीं रहना चाहिए। और इसी में मैं ऐड करना चाहूँगा रोबोटिक्स, इसमें हम पिछड़ते जा रहे हैं। रोबोटिक्स पे एक और आर्टिकल है, मैं उस पर ही बात करूँगा। गवर्नमेंट इनिशिएटिव, ये सारे इनिशिएटिव्स मैंने आपको 1 बाय 1 पढ़ाए हुए हैं ऑलरेडी। इंडिया AI मिशन, हमने इसमें क्या किया था, हमने 10,000 करोड़ का एलोकेशन दिया है टू बिल्ड दी कंप्यूटिंग कैपेसिटी, दैट इज GPUs, डेमोक्रेटाइज डेटा एंड सपोर्ट दी AI स्टार्टअप्स। नेक्स्ट इज सेमिकॉन प्रोग्राम, तो इसमें हमने 76,000 करोड़ के इंसेंटिव्स प्रोवाइड करेंगे उन कंपनीज़ को हु विल बिल्ड दी सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन एंड डिज़ाइन इकोसिस्टम, ताकि हम लोग जो हिस्टोरिकल फेलियर था उस केस में उसके बारे में वैसी नौबत ना आए। नेशनल क्वांटम मिशन, तो यहाँ पर हम लोग सीडिंग, नर्चरिंग एंड स्केलिंग अप करेंगे ऑल दी रिसर्च एंड डेवलपमेंट जो क्वांटम टेक्नोलॉजीज़ में की जाएंगी। ओके, ये इस पर भी मैंने आपको पूरा एक डिफरेंट लेक्चर दिया हुआ था। और ANRF ये क्या करेगा, इसने भी करीब 50,000 का फंड रखा हुआ है ताकि ये ब्रिज कर सके गैप बिटवीन दी एकेडमिक एज वेल एज दी प्राइवेट सेक्टर। ओके, तो ये हमारे 4 मेन प्रोग्राम हैं। चारों प्रोग्राम आपको एक एक करके मैंने सेपरेटली भी पढ़ाए हुए हैं और उसी को एज अ फॉर्डर पॉइंट यूज़ करके आप अपने आंसर में यूज़ करेंगे। इंडियाज़ पैची इंडस्ट्रियल क्लाइमेट स्ट्रेटेजी। अब देखिए, पेरिस क्लाइमेट के अंडर में आप जानते हो UNFCCC के, इसके अंडर में हमें हर 2 साल में एक रिपोर्ट देनी होती है कि हम लोग किस तरीके से प्रोग्रेस कर रहे हैं। तो रिसेंटली सबमिटेड फर्स्ट बाय एनुअल ट्रांसपेरेंसी रिपोर्ट बाय इंडिया टू
यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क ऑन क्लाइमेट चेंज प्रोवाइड्स ए डिटेल्ड अकाउंट ऑफ नेशनल एमिशन। तो यहाँ पे इस डेटा में दिया गया है दैट इन 2022 ओवर 20% ऑफ इंडियाज टोटल एमिशन स्टेम डायरेक्टली फ्रॉम इंडस्ट्रियल सेक्टर, यानी कि हमारे 20% जो एमिशंस हैं वो डायरेक्टली इंडस्ट्रियल सेक्टर से आ रहे हैं। तो सरकार ने इसको रोकने के लिए कुछ किया था। यस, दो चीज़ें की थी हमने। परफॉर्म, अचीव एंड ट्रेड, ये स्कीम लेकर आए थे हम कि आप अपना एनर्जी कंजम्पशन रिड्यूस करेंगे अक्रॉस 13 एनर्जी इंटेंसिव इंडस्ट्रीज़, ओके, जैसे स्टील, सीमेंट वगैरह। दूसरा हम लेकर आए थे यहाँ पर फिर आगे चल के कार्बन क्रेडिट ट्रेडिंग स्कीम, यानी कि आप कार्बन क्रेडिट अर्न कीजिएगा, उसके बाद आप आपस में उसको ट्रेड कर सकते हो। और यहाँ पर हमने कवर किए थे 9 सेक्टर। पहले हमने किए थे 13 सेक्टर, फिर बाद में चल के इस न्यू स्कीम में 9 सेक्टर्स कवर किए थे। बट आपके काम का जो है ये आप खुद से रीड कर लेंगे गवर्नमेंट की जो दोनों स्कीम्स थी उसके बारे में। और पंच अमृत मैंने आपको याद कराए थे, जो हमने कब डिक्लेयर करे थे, COP26 जो ग्लासगो में हुई थी। पहला, हम 500 गीगावाट नॉन फॉसिल एनर्जी कैपेसिटी अचीव करेंगे बाय 2030, जो कि हम ऑलरेडी अचीव कर चुके हैं। ओके, 50% ऑफ आर एनर्जी रिक्वायरमेंट फ्रॉम नॉन रिन्यूएबल बाय 2030, यस वी हैव नियरली अचीव दिस। सेकेंड इज, हम लोग अपने कार्बन एमिशन रिड्यूस करेंगे बाय 1 बिलियन टन बाय 2030। वी विल ऑल्सो रिड्यूस द कार्बन इंटेंसिटी बाय 45% बाय 2030 एंड अचीव नेट जीरो बाय 2070। ये हमारे पंच अमृत हैं। अब ये मैं आपको पिछले 2 साल से पढ़ा रहा हूँ, अभी तक डायरेक्टली नहीं पूछे गए, लेकिन पेपर इस बार जिस तरह का आया है वो पुराना करंट अफेयर आपसे बार बार पूछ रहा है, तो ये पाँचों आपको मुँह ज़बानी याद होना चाहिए। ओके, तो आखिर यहाँ पे हमें चैलेंजेस क्या आ रहे हैं? देखिए, चैलेंजेस 3 आ रहे हैं। एक तो कुछ सेक्टर ऐसे हैं जिनमें से ये रिड्यूस करना बहुत मुश्किल है। फॉर एग्जांपल स्टील, सीमेंट, ओके, इनको ज़रूरत ही है एक्सट्रीम हीट की, तो आप इनको सिर्फ सोलार या विंड के थ्रू नहीं चला सकते। दे रिक्वायर इधर ग्रीन हाइड्रोजन या फिर कार्बन कैप्चर, यूटिलाइजेशन एंड स्टोरेज वाली टेक्नोलॉजीज प्रोवाइड कीजिए उनको, तभी जाकर आप उनसे होने वाले एमिशंस को रिड्यूस कर पाओगे। लेकिन ये सब टेक्नोलॉजीज अभी काफ़ी एक्सपेंसिव है। सो दीज आर कॉल्ड एज हार्ड टू अबेट सेक्टर्स। ओके, नेक्स्ट इस एमएसएमई के साथ काफ़ी बॉटलनेक्स है। अब एमएसएमईज भी काफ़ी ज़्यादा एमिशंस करती हैं अगर ओवरऑल देखें तो, लेकिन आप इसको कैसे रिड्यूस करेंगे? ओके, क्योंकि ना तो उनके पास कैपिटल है कि वो किसी टेक्नोलॉजी में इन्वेस्ट कर सकें, ना उनके पास कोई टेक्निकल नो हाउ है, और ना ही कोई एडमिनिस्ट्रेटिव कैपेसिटी है टू ऑडिट एंड रिड्यूस देयर कार्बन फुटप्रिंट। अगर मेरी छोटी सी एमएसएमई है, मैं एमिशन रिड्यूस भी करना चाहूँ, मैं क्रेडिट अर्न भी करूँ, तो मेरे पास वो एडमिनिस्ट्रेटिव कैपेसिटी तो हो ऑडिट करने की, मैं कितना रिड्यूस कर पा रहा हूँ। Many of the non-specific industries likely fall under the MSME sector. They lack the capital, technical know-how, administrative capacity, etc. फिर आती है बात डेटा एसिमेट्री की। तो यहाँ पर कोई सब सेक्टोरल डेटा है ही नहीं हमारे पास। ओके, तो ना तो हम कोई उनको सब्सिडीज़ दे पा रहे हैं, ना कोई मैंडेट्स दे पा रहे हैं, तो एमएसएमई से होने वाले एमिशन को रिड्यूस करना काफ़ी मुश्किल है। तो इस आर्टिकल में इन्होंने बस यही कुछ बातें रेस की थी दैट हम 2 चीज़ें ले तो आए, पैट ले आए हम, फिर CCTS ले आए, इसने 13 सेक्टर्स को टारगेट किया, इसने 9 सेक्टर्स को टारगेट किया, बट अल्टीमेटली प्रॉब्लम है कि देयर आर सम हार्ड टू अबेट सेक्टर्स। ओके, स्टील, सीमेंट, उसमें उनको कर पाना बहुत हार्ड है। दूसरा, MSMEs है तो उनके पास ना उतनी कैपिटल है, ना ही टेक्निकल नो हाउ है, ना ही एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट है, ऑडिट वगैरह, ये सब चीज़ें। ओके, तो ये आप चाहो भी तो इनको रिड्यूस करना पॉसिबल नहीं है। क्लियर? RSS लीगल है या नहीं, ना तो आपसे कभी पूछा जाएगा, ना आपको जानने की ज़रूरत है। ब्रिक्स कैन प्ले की रोल इन टैकलिंग टेररिज्म। तो ये बस ब्रिक्स का समिट चल रहा है, उसी के रिस्पेक्ट में बस हमारे लिए कुछ इंपॉर्टेंट ये है कि ईरान, UAE एंड सऊदी तीनों इस समिट में हैं, और आप बिलीव नहीं करोगे यहाँ पे उनके बीच में कुछ इश्यूज हो भी गए थे। व्हेन डेलीगेट्स ऑफ UAE एंड ईरान क्लैश्ड ओवर द वॉर इन द गल्फ। तो ये समिट हम अगर उस टाइम कराते जब वॉर चल रही थी या थोड़ा सा हल्का फुल्का सीज फायर हुआ था, तो इंडिया की रिस्पेक्ट ज़्यादा बढ़ती, बट हम बहुत लेट कर रहे हैं ये। एनीवे, आपसे इस बार MCQs में एक क्वेश्चन में थीम पूछी गई थी, तो थीम भी याद रख लीजिए, बिल्डिंग फॉर रेजिलियंस, इनोवेशन, कॉपरेशन एंड सस्टेनेबिलिटी। ओके, दिस इज़ द थीम फॉर दिस ईयर ब्रिक्स समिट। ईरान US पैक्ट हैज़ हेल्प्ड इन एनर्जी एंड फर्टिलाइजर फ्लो। यस, अभी आपके फर्टिलाइजर एनर्जी की प्राइसेस कम आए, आपका क्रूड $77 के आसपास आ गया है, उसके बाद आपके फर्टिलाइज़र के प्राइस $450 पर क्विंटल के पास आ गए। तो ये टाइम है जब आप अपने स्ट्रेटेजिक रिजर्व्स बना लीजिएगा। अब भगवान भरोसे मत बैठे रहिएगा। कल भी मैंने आपके साथ वो सारे स्टेप डिस्कस करे थे, क्या करना चाहिए इंडिया को। एल नीनो 111 डिस्ट्रिक्ट्स
इन 12 स्टेट्स ऑफ प्राइमरी कंसर्न। इसके बारे में अभी मैं आपको इंडियन एक्सप्रेस में ये सारी चीज़ें क्लियर कर दूंगा एक साथ कि सरकार क्या कर रही है और इसमें क्या कंटिजेंसी प्लान हमें बनाने की ज़रूरत है। आज हिंदू में बहुत कम चीज़ें हैं, इंडियन एक्सप्रेस थोड़ा बेटर है। स्टेट ऑफ हॉर्मुज विल नेवर रिटर्न टू डेज ऑफ फ्री पैसेज बिफोर द कन्फ्लिक्ट। तो एक चीज़ तो श्योर है कि यहाँ से अब फ्री पैसेज नहीं होने वाला है, क्योंकि इस वॉर में नुकसान भी ईरान को हुआ है, तो वो उसकी भरपाई यहाँ पे एक तरह का टोल लगा के ही करेगा। बट ईरान के साथ हमें क्या स्टेप लेने हैं वो मैंने आपको कल लिखवा दिए थे। ओके, और वो फरजाद गैस फील्ड याद रखिएगा, हमने डिस्कवर की थी, हमें वापस मिलेगी या नहीं मिलेगी वो पता चलेगा। ओके, चलो हम चलते हैं इंडियन एक्सप्रेस पर, वहाँ पे कुछ ज़्यादा चीज़ें हैं काम की। ओके, सो फर्स्ट, रेनफॉल एट 43% डेफिसिट सो फार, खरीफ क्रॉप्स लाइकली टू बी हिट। तो अब यहाँ पे सरकार कुछ कंटिजेंसी प्लान लेके आई है, स्पेशली इन 111 डिस्ट्रिक्ट्स के लिए जिनको हाई प्रायोरिटी पे रखा गया है। तो पहले तो मैं आपको ये बताऊँगा कि आखिर ये डेफिसिट हम लोग किस तरीके से डिसाइड करते हैं, और उसके बाद सरकार के कंटिजेंसी प्लान में क्या तैयारियाँ की गई है। आईएमडी पे कल मैंने आपको एक शॉर्ट नोट दिया था टेलीग्राम चैनल पे आपके प्रीलिम्स के लिए कि अगर एमसीक्यू पूछा गया तो आपसे किस तरह के पॉइंट्स पूछे जा सकते हैं, तो वो वहाँ देख लेना। किसके अंडर में आता है? मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस। ओके, इसका काम है टू ट्रैक एंड मेजर द रेनफॉल। ओके, दिस इज़ द फर्स्ट थिंग जो आपको याद रखनी है एग्जाम के लिए। दूसरा एक टर्म होता है लॉन्ग पीरियड एवरेज। लॉन्ग पीरियड एवरेज यानी कि पिछले 50 साल में आपके यहाँ पर जो रेनफॉल हुई है उसका एक एवरेज निकाला जाता है, उसको कहा जाता है लॉन्ग पीरियड एवरेज। अब इस एलपीए से प्लस या माइनस कितनी बारिश हो रही है उस हिसाब से डिसाइड करते हैं हम कि हमारे मानसून एक्सिस में है या डेफिसिट है या नॉर्मल है। ओके, तो अभी इन्होंने करंट एलपी जो निकाल रखा है वो है 86 सेंटीमीटर या 868 मिलीमीटर कह लो। ओके, तो ये है, अगर इतनी होती है तो हम फिर भी मान लेते हैं कि चलो थोड़ा नॉर्मल ही है। ये है हमारा करंट एलपीए। अब इसमें प्लस माइनस कितना होगा, 86 सेंटीमीटर में प्लस माइनस कितना होगा उससे डिसाइड होती है कैटेगरीज। सो कैटेगरीज है, अगर एलपीए से 20% ज़्यादा बारिश हो गई तो एक्सेस, अगर 19 प्लस माइनस रही तो नॉर्मल, और अगर 20% से 59% डेफिसिट में चली गई, ओके, तो फिर वो कहलाएगी डेफिसिट रेनफॉल। और अभी हमने ऊपर देखा 43% का डेफिसिट चल रहा है अभी तक, यानी कि हम किस कैटेगरी में लाई कर रहे हैं? डेफिशिएंट मानसून रेनफॉल में। और अगर ये बढ़ के 60 से 99% हो गया तो फिर आप चले जाओगे लार्ज डेफिशिएंट में। ओके, तो यहाँ पे सरकार ने ये जो 111 प्रायोरिटी पे रखी गई हैं वो इस कैटेगरी में आ रही हैं, इसलिए उनके लिए कुछ कंटिजेंसी प्लान तैयार किए जा रहे हैं। सो अब इस कंटिजेंसी प्लान में वो लोग क्या कर सकते हैं? सबसे पहले इमिडिएटली तो आप क्रॉप सब्स्टिट्यूशन करवाइए और डाइवर्सिफिकेशन करवाइए, यानी कि इन 111 डिस्ट्रिक्ट्स में जहाँ पर रेनफॉल शॉर्टेज 43% है वहाँ पर आप शिफ्ट कीजिए फ्रॉम वाटर इंटेंसिव क्रॉप्स लाइक पैडी या मेज टू शॉर्ट ड्यूरेशन ड्रॉट रेजिस्टेंट वेराइटीज लाइक पल्सेस, ऑयल सीड्स एंड क्लाइमेट रेजिलिएंट मिलेट्स। ओके, दिस शुड बी फर्स्ट स्टेप। आपको फार्मर्स को कन्विंस करना होगा दैट इस बार आपके ब्लॉक में या आपके डिस्ट्रिक्ट में रेनफॉल शॉर्टेज बहुत ज़्यादा है, आप पैडी मेज़ वगैरह मत लगाइए, लॉस में चले जाओगे, आप पल्सेस, ऑयल सीड्स और मिलेट्स की तरफ जाइए। ये इमीडिएट मेजर होना चाहिए। दूसरा कि जहाँ पॉसिबल हो, अब जैसे सरकार ने पीएम सूर्य घर में 78,000 की सब्सिडी दी, लोगों ने अपनाया, ठीक है, 75 लाख घरों पे लगे, वैसे ही कुछ सब्सिडी या स्कीम चलाइए और माइक्रो इरिगेशन की व्यवस्था कीजिए ताकि कम से कम मिनिमम पानी तो उन्हें मिल जाए। डिप्लॉइंग दी माइक्रो इरीगेशन सिस्टम दैट इज ड्रिप इरीगेशन या स्प्रिंकलर इरीगेशन यूजिंग अवेलेबल सरफेस एंड ग्राउंड वाटर रिसोर्सेज, जितना ज़मीन में ऑलरेडी है या सरफेस पर है, क्योंकि बारिश तो होने से रही, टू प्रोटेक्ट द स्टैंडिंग क्रॉप्स ड्यूरिंग द क्रिटिकल वेजिटेटिव ग्रोथ स्टेजेस। ओके, तो इसके लिए कुछ स्कीम चलानी होगी सरकार को, वो भी इमीडिएटली, ताकि लोग जल्दी से अपनाएं। तीसरा, वाटर सेविंग सोइंग टेक्नोलॉजी, दैट इज़ जो आप वो पैडी में ट्रांसप्लांटिंग करते हो ना, जिसमें आपको पूरी फील्ड को पानी से भर के रख देना होता है, वो पॉसिबल नहीं हो पाएगा इस वक्त। सो दे शुड एनकरेज डायरेक्ट सीडेड राइस, यानी कि आप पहले उनको लगा लो, फिर जब वो छोटी सी ग्रो हो जाए तब उनको यहाँ पे ट्रांसप्लांट कर दो। डायरेक्ट सीडेड राइस इंस्टेड ऑफ ट्रेडिशनल ट्रांसप्लांटिंग टू रिड्यूस वाटर कंजम्पशन बाय 20 to 30%।
ओके। और ये DSR पे ना एक MCQ पूछा भी गया था प्रीलिम्स में कुछ साल पहले। सो दीज आर सम इमीडिएट एंड एग्रोनॉमिक इंटरवेंशंस। दूसरा, कुछ गवर्नेंस लेवल पर इंटरवेंशन लेने की ज़रूरत है। फॉर एग्जांपल वल्नरेबिलिटी बेस्ड टारगेटिंग, यानी कि जहाँ जो डिस्ट्रिक्ट ज़्यादा वल्नरेबल है उन पे पहले ध्यान दो। तो हाई प्रायोरिटी डिस्ट्रिक्ट विथ 25% इरीगेशन कवर। अब हर डिस्ट्रिक्ट में इरीगेशन कवर कितना है वो मेजर करो जल्दी से, और उसके बाद ऑप्टिमाइजली रिसोर्स को एलोकेट किया जाए। तो ऐसी डिस्ट्रिक्ट जहाँ पर 25% इरीगेशन कवर है सिर्फ, उनको हाई प्रायोरिटी पर रखा जाना चाहिए, और वही हैं ये 111 डिस्ट्रिक्ट्स। ओके। जहाँ पर इरिगेशन 25 से 50% कवरेज है तो उसको मीडियम प्रायोरिटी पे रखो, और जहाँ पे इरिगेशन कवर 50% से ऊपर है वहाँ कोई दिक्कत नहीं है, उनको लो प्रायोरिटी पे रखो। ओके। तो ये होना चाहिए गवर्नेंस लेवल पर मेजर। उसके अलावा एक्टिवेट योर सेंट्रल कमांड बॉडीज सच एज क्रॉप वेदर वॉच ग्रुप या फिर स्पेशलाइज एलनिनो मॉनिटरिंग सेल टू सिंक्रोनाइज द डेली मैट्रिक्स अक्रॉस स्टेट डिपार्टमेंट्स। ओके। उसके बाद हमने वो सब लेके आए थे ना, एग्रीकल्चर टैक्स, एग्री टैक्स एंड ऑल दोज थिंग्स, मैंने आपको लास्ट ईयर कराई थी प्रीलिम्स में एग्री टैक्स। ठीक है। तो उसमें जो एडवाइजेस हैं उनको और बेटर बनाओ यूजिंग द डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर सच एज मेघदूत ऐप टू सेंड ब्लॉक लेवल रियल टाइम वेदर एंड क्रॉप शिफ्टिंग एडवाइजरीज टू फार्मर्स। ओके। तो गवर्नेंस लेवल पे वो मेजर हो गए। फिर सोशियो इकोनॉमी को फाइनेंशियल सेफ्टी नेट प्रोवाइड कीजिए लोगों को, तो उसमें वो सारी चीज़ें आ जाएंगी आपकी, इंश्योरेंस यानी कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना वगैरह। दूसरा, क्रेडिट और इनपुट सब्सिडीज़, यानी कि जो लोन वगैरह ले रखे हैं लोगों ने, फॉर एग्जांपल एग्रीकल्चर मशीनरीज पे, ट्रैक्टर वगैरह, उनको थोड़ा रीस्ट्रक्चर कर दो इस वक्त, रीस्ट्रक्चर दी क्रॉप लोन्स, डेफर इंटरेस्ट पेमेंट एंड प्रोवाइड डीजल इलेक्ट्रिसिटी सब्सिडीज। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन हमारी सरकार डीजल पेट्रोल पर सब्सिडी तो छोड़िए, आप वो प्राइस भी कम करने को तैयार नहीं है, जबकि अभी इंटरनेशनल मार्केट में प्राइस गिर रहे हैं। आप खुद कुछ नहीं कर रहे हो किसानों के लिए, और आप उम्मीद कर रहे हो कि यहाँ पर ये सारी चीज़ें हम प्रोवाइड करवा दें। कम से कम जो बेसिक है, क्योंकि डीजल का बहुत ज़्यादा खर्चा होता है एग्रीकल्चर में, तो एटलीस्ट इसको तो रिड्यूस कर लो अभी। इसलिए पता है सिंस बिगनिंग आई वॉज ओके विथ कि चलो ठीक है, पेट्रोल का वेस्टेज भी कुछ लोग ज़्यादा ही करते हैं, तो पेट्रोल पे आपको बढ़ाना है प्राइस बढ़ा लो, लेकिन डीजल पे प्राइस हमेशा इसको सब्सिडाइज ही रहना चाहिए, क्योंकि एग्रीकल्चर में ये इनपुट कॉस्ट बढ़ा देता है। फिर इनपुट कॉस्ट बढ़ाएंगे तो किसान एमएसपी हाई डिमांड करेगा, वो एमएसपी हाई डिमांड करेगा तो फिर कंज्यूमर तक महंगा पहुंचेगा, और फिर ओवरऑल इन्फ्लेशन बढ़ेगा। सो डीजल पे इतना हैवी टैक्सेशन नहीं होना चाहिए था कभी। उसके बाद कन्वर्जेंस विद मनरेगा, यानी कि अब तो आपको जी राम जी लिखना पड़ेगा। ओके। उस वो कर सकते हो आप, ताकि उस स्कीम को यूज़ करके आप वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर्स बनाओ, फार्म पॉन्ड्स बनाओ, चेक डैम्स बनाओ टू मैक्सिमाइज द वाटर रिटेंशन व्हेन डिलेड रेन्स फाइनली अराइव। ओके। तो हमने 3 स्ट्रक्चर में ये चीज़ें समझ ली कि कंटिजेंसी प्लान क्या होना चाहिए, और उसके पहले हमने जान लिया कि किस बेसिस पर आपने चूज़ की है ये 111 डिस्ट्रिक्ट्स, और उसके पहले हमने 3 हेडिंग में इसको डिवाइड किया कि इमीडिएट और एग्रीकल्चर लेवल पे क्या इंटरवेंशन लें, गवर्नेंस लेवल पर क्या इंटरवेंशन ले सकते हैं, और सोशियो इकोनॉमिक सेफ्टी नेट्स कैसे प्रोवाइड कर सकते हैं। ओके। सो दैट्स इट ऑन दिस आर्टिकल एटलीस्ट, ये यहाँ पे बात इसकी ख़त्म होती है। चलिए हम आगे चलते हैं, एक आर्टिकल और काम का है बस इसमें। या वाई इंडस्ट्री कांट अफोर्ड टू वेट फॉर द स्टेट टू ड्राइव रोबोटिक्स रेवोल्यूशन। अब देखिए, ये राजा मंडल जो आर्टिकल लिखते हैं इनके मिस वैसे भी नहीं करने चाहिए। 90% टाइम्स हिज आर्टिकल्स आर वंडरफुल। अब जरा चाइना का डोमिनेंस देखना रोबोटिक्स में। इन 2024 चाइना अकाउंटेड फॉर 54% ऑफ ऑल इंडस्ट्रियल रोबोट इंस्टॉलेशन वर्ल्ड वाइड, और ऑपरेशनल स्टॉक रखा हुआ है 2 मिलियन रोबोट्स का। ओके। यानी कि जितने इंस्टॉल हुए हैं रोबोट्स अलग अलग फील्ड में, उसका 50% इंस्टॉलेशन तो इसने ही किया है। और अगर प्रोडक्शन की बात करोगे आप, तो 85% ऑफ ऑल ह्यूमनाइड्स वर्ल्ड वाइड तो चाइना प्रोड्यूस कर रहा है। तो मैं आपको चाइना के बारे में जब बात करता हूँ, मैं कहता हूँ रेयर अर्थ एलिमेंट्स पे इसने मोनोपोली बना रखी है, इसने क्रिटिकल मिनरल्स पे मोनोपोली बना रखी है, क्योंकि इसने रिफाइनिंग टेक्नोलॉजी में वर्क किया, रिफाइनिंग एंड प्रोसेसिंग में, और ऐसे इस लेवल की मास्टरी हासिल की है कि जो कोई कंट्री नहीं कर पा रही है, ना जापान, ना साउथ कोरिया, ना कोई और। ओके। लेकिन यही नियर मोनोपोली लेके चलता है वो रोबोटिक्स में भी, चाहे रोबोट्स इंस्टॉलेशन करने की बात हो, यानी कि अपने यहाँ पर यूज़ कर रहा है वो इनको प्रोडक्शन में, और दूसरा चाहे प्रोडक्शन करने की बात हो तो 85% तो यही प्रोड्यूस कर रहा है। ओके। अब ये मत सोचो कि सर ये रोबोट्स प्रोड्यूस कर रहा है तो यही सब कुछ
कर भी रहा होगा? नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। क्योंकि अगर हम कहें कि इसके पीछे का ब्रेन, तो ब्रेन तो सारा यूएसए से आता है। यहाँ पर पूरा का पूरा अगर फॉर एग्जांपल मैं आपसे कहूँ कि फ्रंटियर एआई मीन्स मतलब आपका एआई यूज़ कर रहा है ह्यूमन की तरह अपनी थिंकिंग डिसीजन लेने के लिए, या फिर एडवांस चिप डिज़ाइन, या फिर इनमें यूज़ होने वाला सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर, तो इन सब में तो मास्टरी है यूएसए की, ठीक है, यानी कि उसकी कंपनीज़ की। लेकिन वो सारा प्रोडक्शन और ये सब चीज़ें करना कहाँ पसंद करती हैं? मास प्रोडक्शन चाइना में होता है इन रोबोट्स का मास प्रोडक्शन। इसलिए फिर ट्रम्प परेशान होता है और वो अपनी कंपनी से बैन लगाता है कि आप लोग एआई का जो अभी एडवांस मॉडल आया है एंथ्रोपिक से, वो मैं नॉन सिटीज़न को एक्सेस नहीं करने दूंगा। चिप डिज़ाइन है तो जो छोटी चिप्स हैं आपकी 2 नैनोमीटर से छोटी, वो मैं एक्सपोर्ट नहीं करने दूंगा, ठीक है। इस तरह की डिसीजन फिर ट्रम्प लेता है। बट वहाँ की कंपनीज़ का सिंपल है कि ये सारे रिसर्च डेवलपमेंट ये तो हम कर लेंगे, लेकिन जो मास प्रोडक्शन होगा वो चाइना में होगा, क्योंकि वो जिस स्पीड से प्रोडक्शन करते हैं वो कोई नहीं कर सकता। ओके, तो आप कह सकते हो कि ब्रेन है यूएसए का और बॉडी है चाइना की, राइट। लेकिन इंडिया कहीं स्टैंड नहीं कर रहा है, ना तो हम ब्रेन हैं ना ही हम बॉडी हैं। ओके, तो इसमें रोबोटिक्स में भी हम मिस करते जा रहे हैं, कहीं ना कहीं हम पीछे होते जा रहे हैं। ना तो हम इनको इंस्टॉलेशन अब अडॉप्ट कर रहे हैं इनको, और ना ही हम इनका प्रोडक्शन कर पा रहे हैं। इंडिया ने इंस्टॉल किया पिछले 2024 में करीब 9100 इंडस्ट्रियल रोबोट्स, तो 7% का राइज तो है। हम 6 नंबर पे आते भी हैं इन एनुअल इंस्टॉलेशन, लेकिन अगर हम चाइना के रिस्पेक्ट में देखेंगे तो हम बहुत ज़्यादा पीछे हैं। ओके, अगर ओवरऑल आप डेंसिटी देखोगे रोबोट्स की, कितनी डेंसिटी है, तो हमारे पास 10 रोबोट हैं कंपेयर टू 10,000 वर्कर्स इन मैन्युफैक्चरिंग, जबकि ग्लोबली 132 रोबोट्स होते हैं फॉर 10,000 वर्कर्स, और साउथ कोरिया में तो 1200 रोबोट्स हैं फॉर 10,000 वर्कर्स। ओके, और साउथ कोरिया के साथ प्रॉब्लम क्या है? उनकी पॉपुलेशन श्रिंक भी हो रही है, लेकिन उनका रोबोट्स का अडॉप्शन देखिए आप। ओके, पर 10,000 वर्कर दे आर हैविंग 1200 रोबोट्स। तो आखिर चैलेंजेस क्या हैं हमारे, क्यों हम पीछे होते जा रहे हैं? फॉर 3 डेकेड्स इंडियाज़ कॉम्पिटिटिव एज, हमारी मैन्युफैक्चरिंग में जो भी थोड़ी बहुत एज थी वो थी चीप लेबर की वजह से। लेकिन अब ये जो एम्बॉडीड इंटेलिजेंस रोबोट्स आ रहे हैं, दे आर डिसरप्टिंग दिस कम्प्लीटली। सो फ्यूचर में मैन्युफैक्चरिंग में आपकी कॉम्पिटिटिवनेस रहेगी या नहीं रहेगी, ये डिपेंड करती है हैवीली ऑन दी रोबोट्स रादर देन दी वेज डिफरेंशियल। लेकिन हमारे यहाँ क्या होता है कि जिन कंपनियों ने, जो हमने ऊपर देखा कि करीब इतने इंडस्ट्रियल रोबोट अपनाए भी हमने, तो हम लोग क्या करते हैं, ये करते हैं हम कॉस्ट कटिंग के लिए कि हमने ये रोबोट्स अपना लिए, चलो रोबोट से काम करवाएंगे और उसके बाद वर्कर्स कम हायर करने पड़ेंगे। तो वर्कर्स कम हायर करने पड़ेंगे तो हमारा प्रॉफिट बढ़ेगा। अब होता ये है कि ये जो प्रॉफिट होता है ना, ये बस इसको एक्यूमुलेट करके रख लेते हैं अपनी लाइफ में लग्जरी पे, पर इस प्रॉफिट को ये लोग इन्वेस्ट नहीं करते हैं दोबारा रिसर्च एंड डेवलपमेंट में कि हम खुद ही रोबोट्स बनाएं। कि हम इंडियन बिजनेसमैन के साथ ये प्रॉब्लम है, हम लोग प्रॉफिट को एक्यूमुलेट करना ज़्यादा पसंद करते हैं रादर देन रिस्क लेके उसको इन्वेस्ट करना, वो भी रिसर्च एंड डेवलपमेंट जैसी चीज़ों पर। तो अगर हम अभी तक चीप लेबर की दम पे मैन्युफैक्चरिंग कर रहे थे थोड़ी बहुत, तो वो भी आगे चल के बहुत दिक्कत देगी, बिकॉज यहाँ पे रोबोट्स वो काम करेंगे। एक वीडियो था, उसमें एक चाइनीज़ असेंबली यूनिट में गया था इंसान, कार असेंबल होती हैं जहाँ, उनको हार्डली 29 सेकेंड लगा पूरी कार असेंबल करके रेडी कर दी थी उन्होंने, रोबोट्स ने, इंडस्ट्रियल रोबोट्स ने। ओके, देन अब कल भी मैंने आपसे बात की थी कि ये जो प्योर सेल्फ रिलायंस है, आत्मनिर्भरता, इस इल्यूशन से बाहर निकलने की ज़रूरत है इंडिया को। द रिटोरिक ऑफ प्योर सेल्फ रिलायंस विदाउट ग्लोबल इंटीग्रेशन विल नॉट वर्क। इंडिया कैन नॉट अफोर्ड टू आइसोलेट इट्स रोबोटिक एम्बिशन फ्रॉम द ग्लोबल इकोसिस्टम। ओके, और तीसरा स्टेट लेड वेटिंग ट्रैप। हमारे यहाँ प्राइवेट सेक्टर हमेशा उम्मीद करता है सरकार पहले करे शुरुआत फिर हम आएंगे, जैसे न्यूक्लियर एनर्जी में गवर्नमेंट ही लीड करे फिर हम आएंगे, डिफेंस में गवर्नमेंट लीड करे पहले फिर हम आएंगे, स्पेस सेक्टर में गवर्नमेंट लीड करे फिर हम आएंगे। चलो ठीक है, वो हमने रोक के भी रखा था कई साल, वो ठीक है, लेकिन अभी भी गवर्नमेंट की प्रॉब्लम यही है प्राइवेट सेक्टर की। जैसे फिनटेक में जब तक सरकार ने यूपीआई लॉन्च नहीं किया था, तब तक यहाँ पे किसी प्राइवेट फाइनेंस इंस्टीट्यूशन ने भी अपनी तरफ से कोशिश नहीं की थी। ओके, सो दिस गवर्नमेंट पॉलिसी कैन सेट इंसेंटिव्स, फंड रिसर्च, शेप रेगुलेशन, जो ऊपर मैंने आपको 3-4 मिशन दिखाए थे, ANRF एंड ऑल दोज थिंग। तो गवर्नमेंट ये काम कर सकती है, लेकिन अगर फर्म के लेवल पर ही कोई एक्शन नहीं लिया जाएगा तो ये पॉलिसीज किस काम की? दे आर वेटिंग फॉर स्टेट लेड मिशंस,
बिकॉज दे रन द रिस्क ऑफ रेवोल्यूशन पासिंग इंडिया बाय। ओके, तो ये चीज़ ध्यान देने की ज़रूरत है इंडिया को, वरना हम रोबोटिक्स में भी पीछे रह जाएंगे। पॉलिसी रिकमेंडेशन दिए हैं यहाँ पे इन्होंने कुछ 3, और वो नॉर्मल रिकमेंडेशन है जो आप खुद भी सोच सकते हो। फर्स्ट इज ड्वेल ट्रैक स्ट्रेटेजी। इंडियाज नियर टर्म टास्क इज टू कंबाइन इंटरनेशनल कोलैबोरेशन। ओके, उसमें फिर वो सारा आ जाता है। यूएसए के साथ भी हम लोग कर रहे हैं, ITU2 में इसराइल और यूएई के साथ भी यही प्लान बनाया गया था। ओके, पैक्स सिलिका, इन सब में भी इन्हीं चीज़ों पे ध्यान देने की बात की गई थी, राइट। इसराइल के साथ भी हम लोग अलग से कर रहे हैं कुछ, फ्रांस के साथ हमने ईयर ऑफ इनोवेशन डिक्लेयर किया, वहाँ भी हम लोग कर रहे हैं। तो इंटरनेशनल कोलैबोरेशन से अभी नियर टर्म में आप इंटरनेशनल कोलैबोरेशन से चलिए, लेकिन साथ में वो पेशेंस भी रखिए कि आप खुद डोमेस्टिक रिसर्च कर सकें, डिज़ाइन कर सकें, मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटी डेवलप कर सकें। तो ये ड्वेल ट्रैक लेकर चलिए, सिर्फ आत्मनिर्भरता के नाम पे बेवजह के नारे मत लगाइए। दूसरा, स्केल अप दी लोकल इनोवेशन। तो लोकल इनोवेशन वही फ्रूगल इनोवेशन टाइप, उसको थोड़ा स्केल अप कीजिए। और यहाँ पे एक सक्सेस स्टोरी भी दी है, एक कंपनी है आपकी ग्रे ऑरेंज टाइप की, अच्छा कर रही है कंपनी, लेकिन इनको स्केल अप करने की ज़रूरत है। फॉर एग्जांपल, इंडियाज SSI मंत्रा इंडिजिनस सर्जिकल रोबोट सिस्टम जो था हमारा, इट हैज़ सक्सेसफुली कंडक्टेड कॉम्प्लेक्स टेली सर्जरीज, प्रूविंग इंडियन इंजीनियरिंग कैन कॉम्पीट ग्लोबली व्हेन टैलेंट, डिमांड एंड रेगुलेशन अलाइन। ओके, तो हमारे पास सक्सेसफुल एग्जाम्पल भी हैं। प्राइवेट कैपिटल, सिर्फ प्राइवेट सेक्टर का नहीं, प्राइवेट कैपिटल का पार्टिसिपेशन भी ज़रूरी है। बिकॉज ये लोग इन्वेस्ट करना उन चीज़ों में पसंद करते हैं जहाँ से तुरंत रिटर्न मिल सकें, कॉस्मेटिक्स टाइप की, कंज्यूमरिस्ट टाइप की इंडस्ट्रीज़ में। द इंडियाज प्राइवेट कैपिटल टू इन्वेस्ट, इनोवेट एंड टेक हाई स्टेक रिस्क एट स्केल रादर दैन रिलाइंग सोलली ऑन स्टेट टू ड्राइव द रेवोल्यूशन। ऑलराइट, नेक्स्ट इज़ यूएस के बारे में। तो कल हमने देख ही लिया था, उनके यहाँ से आने वाले इंपोर्ट कितनी तेज़ी से बढ़ रहे हैं हमारे यहाँ, और हमारे जो एक्सपोर्ट थे वो कम हो रहे हैं, इनफैक्ट नेगेटिव में भी गए, और ओवरऑल जो ट्रेड सरप्लस था हमारा वो और ज़्यादा श्रिंक हो गया। और कल को अगर हम ये डील जब फुल फ्लैजेड आएगी फोर्स में, तो हम अगर डेफिसिट में भी चले जाएँ तो कोई बड़ी बात नहीं होगी, क्योंकि ये डील इक्वल टर्म्स पे नेगोशिएट हुई नहीं है, ऐसा लग रहा है कि इम्पोज की गई है इंडिया पर। India is primarily worried about a surge in US agriculture products which receive far higher government support compared to incentive given in India। इसलिए हमारे यहाँ फार्मर ग्रुप और ट्रेड यूनियंस ये सब अपोज कर रहे हैं इस डील के। इंडिया मीनवाइल इज कंसर्न अबाउट द हाई वैल्यू इंपोर्ट ऑफ टेक प्रोडक्ट्स। तो उसमें कंसर्न होकर कुछ होगा भी नहीं, क्योंकि हम टेक्नोलॉजी में बहुत पुअर हैं, हम चाहे चाइना से इंपोर्ट करें या USA से, करना तो पड़ेगा ही। इट विल इंक्रीज इरोडिंग द ऑलरेडी श्रिंकिंग गुड्स ट्रेड सरप्लस। गुड्स ट्रेड, इंडिया रन्स एन एनुअल गुड्स ट्रेड डेफिसिट ऑफ ओवर $300 बिलियन, और 101 बिलियन डॉलर तो अकेले चाइना से होगा हमारा। तो गुड्स में तो हम लोग बहुत पीछे हैं, थोड़ा बहुत सर्विस में बेटर कर रहे थे, बट फिर वो H1B वीज़ा में उसने बड़ा सा वो लगा दिया और उसमें भी हम फंस गए। एनीवे, ड्रोन पे मैंने आपको पूरा बता ही दिया था कि ड्रोन इन वॉरफेयर, इस पे मैंने मेंस 450 में आपके साथ लेक्चर किया है, और मैंने आपको बोला भी था कि आप इसको काउंटर करने के लिए जैम कर सकते हो, डिटेक्शन, फिक्सिंग ऑफ पोजीशन। लेकिन इसका सॉल्यूशन उन्होंने कैसे निकाला है, फाइबर ऑप्टिक ड्रोन्स इमर्ज एज अ सॉल्यूशन। ये सारी बातें मैंने उस वीडियो में आपसे कर ली थी। FCNR-B पे मैंने आपको एक वीडियो बनाया था बहुत पहले, उसमें मैंने सिर्फ FCNR ही नहीं, NRE अकाउंट और ये सारी चीज़ें बना लिए। वो मैंने अभी आपको दोबारा से पोस्ट किया है टेलीग्राम में, आप उसको समझ लीजिए। मुश्किल से 2 मिनट का वीडियो है, पर आपको सारे अकाउंट्स क्लियर हो जाएंगे जो हम अपने NRIs वगैरह को प्रोवाइड करते हैं। LRS रेमिटेंस, इस पर मैं आपको टेलीग्राम पर डायरेक्टली शॉर्ट नोट डाल दूंगा। मैं एक्सपेक्ट नहीं करता कि इस पर वो प्रॉपर क्वेश्चन आपसे पूछेगा कभी, बट फिर भी मैं आपको दे दूंगा इस पर नोट्स। वर्ल्ड फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर बनाया है चाइना ने। अब देखिए, इसका मतलब ये नहीं है कि चाइना के कंप्यूटर ही वर्ल्ड में फास्टेस्ट हो गए, नहीं। कई प्राइवेट कंपनीज हैं, गूगल, अल्फ़ाबेट वगैरह जैसी कंपनीज, अमेजॉन, इन्होंने उससे भी फास्ट कंप्यूटर बनाए, लेकिन उन्होंने डेडिकेट कर रखे हैं उन कंप्यूटर्स को पूरी तरीके से AI पे। ओके, अगर उन कंप्यूटर्स को भी हम ले आएंगे तो चाइना का ये कंप्यूटर जो वर्ल्ड का फास्टेस्ट है, ये टॉप 5 में भी नहीं दिखेगा आपको। बीजिंग डिज़ायर टू शो सेल्फ सफिशिएंसी इन कंप्यूटिंग सिस्टम यूजिंग डोमेस्टिकली डिज़ाइन चिप्स। ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि USA इसको एडवांस चिप देने पे रिस्ट्रिक्शन लगाता रहता है बार बार। तो इन्होंने सुपर फास्ट, वर्ल्ड का सबसे फास्टेस्ट कंप्यूटर बना के दिखाया, वो भी डोमेस्टिकली डिज़ाइंड चिप से। इट एम टू पुट द US अहेड ऑफ चाइना इन द इमर्जिंग फील्ड ऑफ क्वांटम कंप्यूटिंग। ओके, क्योंकि ट्रंप ने यहाँ पे ये एग्जीक्यूटिव ऑर्डर साइन किया है, और ये पसंद नहीं करता है कि ज़्यादा एडवांस चिप्स चाइना के साथ शेयर की जाएं, बट प्राइवेट कंपनीज करती हैं फिर भी। कंप्यूटर का नाम है लाइन शाइन, और इसने US का जो कंप्यूटर पहले नंबर 1 पे था, एल कैपिटन, उसको पीछे छोड़ा है, बट ये नहीं पूछा जाएगा आपसे।
it does not mean that China has world's fastest computer for AI work. Okay, because there are some private companies, these cloud computing companies like Microsoft, Amazon, Alphabet, they have built out massive supercomputers of their own but geared them for AI work. Okay, बस इतना सही फ़र्क है. ओके, दैट्स इट फॉर दिस सेशन. और उसके अलावा मैंने आपके साथ दोनों वीडियो शेयर कर दिए हैं ऑन एंटी डिफेक्शन ब्रेनस्टॉर्मिंग में, और दूसरा मैंने आपके साथ जी राम जी पर भी वीडियो शेयर कर दिया है आपके लिए. ओके, तो ये दोनों ब्रेनस्टॉर्मिंग में करवा दिए हैं मैंने, क्योंकि ये जो भी टॉपिक्स रिकरिंग हैं वो इसमें मिल जाएंगे. और टेलीग्राम पे मैं आपके साथ इन बिटवीन द लाइंस शेयर करता रहता हूँ, क्योंकि वही है अल्टीमेटली दिस इन बिटवीन द लाइंस प्लस प्रीलिम्स एक्स्ट्रा. ठीक है, ये दोनों मिलकर ही आपको इस वेग पेपर जो आ रहा है आजकल प्रीलिम्स में वो आपसे सॉल्व करवाएगा. ओके, ये दो इनिशिएटिव मिस मत करना. एनीवे, दैट्स इट फॉर दिस सेशन. थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग. हैव ए ग्रेट डे एंड कीप लर्निंग.